हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फर्स्ट बुक का चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो भाई सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अर्थ क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का बेटा अर्थ ये होता है कि भाई पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विश्व में अंत हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। ये दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी? एक तो थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो पूंजीवादी। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? समाजवादी। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई भी देश को जिसको भी अपना विकास करना है तो वो विकास करने के लिए किसके साथ जुड़ेंगे? या तो पूंजीवाद के साथ या फिर समाजवाद के साथ। तो इसी दौरान बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद विश्व में बहुत सारे नए देशों का भी उदय हुआ था, क्योंकि साम्राज्यवाद का अंत हो चुका था और विश्व में बहुत सारे नए देशों का उदय हुआ था। तो ये जो नए देशों का उदय हुआ था, ये लोग क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने क्या करा, या तो ये अपना विकास अमेरिका के साथ जुड़कर कर रहे थे या फिर सोवियत संघ के साथ जुड़कर कर रहे थे। तो अब एक बड़ी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ के अगर कोई छोटी देश की अर्थव्यवस्था अपना विकास करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उनका आर्थिक शोषण होना शुरू हो जाता है। आर्थिक शोषण कह सकते हैं आप, प्राकृतिक शोषण कह सकते हैं आप, कि बड़े देश उनकी यहाँ पे सैन्य अड्डा बना लेंगे या फिर उनके यहाँ का जो जमीन है उसका अपने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उनके यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की चोरी करने लगेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से जो ये छोटे देश हैं, इनको ये लगा कि बड़े देशों के साथ जुड़कर तो इनका विकास संभव नहीं है। तो फिर क्या करें हम इसके लिए? तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पर ऑप्शंस लेकर आए, जैसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? तो क्षेत्रीय संगठन होता है पड़ोसी देशों का समूह। ठीक है, तो ये पड़ोसी देशों के समूह के द्वारा विकास करना शुरू कर दिया। यानी कि बड़े देश के पास जाने से तो बेहतर ही है कि मैं और मेरे पड़ोसी देश आपस में मिलकर अपना विकास करना शुरू कर दे, तो हम बड़ी देश की अर्थव्यवस्थाओं को क्या दे सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं भाई? तो पहला इसका उद्देश्य यही होता है कि भाई आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी संबंधों को समझना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना, ठीक है, एक दूसरे को आर्थिक सहायता देना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में आ जाती है। तो इसी तरीके के हम और भी बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन आगे देखने वाले हैं। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं? तो आपके पास देखो, यूरोप संघ, ठीक है, आसियान, इसके अलावा और कौन सा है? दक्षेश, जिसको हम सार्क भी कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपके क्षेत्रीय संगठन है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जितने भी आर्थिक संगठनों की स्थापना है उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन के रूप में कहते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ देशों की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे, जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, रूस के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत इजराइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अब अगला देखो भाई, यूरोप। तो आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद विश्व में ये शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक तरह का इस तरीका का युद्ध है जहां पे तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, लेकिन कोई विद्रोह या युद्ध जैसी कोई शीत युद्ध, ठीक है। तो इस दौरान एक तरह की विश्व में महाशक्तियां तो नहीं रह सकती, तो इन दोनों के बीच में जो होड़ चल रही थी उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो यही शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका है नए नए देशों को घेरने के लिए नई नई टेक्निक्स ला रहे थे, जैसे कि सैन्य गठबंधन ला रहे थे, कुछ विचारधाराओं के द्वारा कर रहे थे कि भाई देशों के नाम पर भी वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो उसी का एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे यूरोप संघ का भी है कि भाई यूरोप संघ की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1947 से मानी जाती है। 1947 लॉ, मार्शल लॉ ने अपने नाम पर क्या लेकर आए थे बेटा? क्या लेकर आए थे? कि सेकेंड वर्ल्ड का हुआ है, तो यूरोप महाद्वीप का हुआ है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि सेकेंड जापान, इटली और इस तरह ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, तो ये जो चीन नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, तो इस तरीके के जो देश शामिल हैं, कहीं ना कहीं उसमें से जो ज्यादा कॉन्टिनेंट है वो कहाँ के? महाद्वीप के। तो जब यूरोप महाद्वीप का ही हुआ था, तो यूरोप महाद्वीप को जो क्षति हुई थी इतनी ज्यादा, तो उस क्षति की करने के लिए अमेरिका
मार्शल योजना लेकर आए, जिस उन्होंने क्या करा 1948 यूरोपीय सहयोग संगठन की स्थापना, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक करेगा, इसके लिए पूछता है कि भाई ये जो मार्शल कब से लेकर कब तक 52 तक चला था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो यूरोप के देश हैं वो केवल अमेरिका पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट, उन्होंने खुद से भी 1951 में इन्होंने पेरिस, उन्होंने क्या करा कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की, ठीक है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की, जिसमें टोटल 6 देश। 1957 में इन्होंने रोम संधि की, ठीक है। रोम संधि के तहत इन्होंने 2 संधि, क्योंकि आप जानते आर्थिक सहयोग कब तक दिया, केवल 50, तो इन्होंने क्या करा ईईयू की स्थापना की, यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी, आप इसे समुदाय की स्थापना की किसी, और क्या बनाया गया ईईयू के एक और संगठन आणविक एवं ऊर्जा समुदाय बनाया गया, ठीक है। तो ये 2 समुदाय 5 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं साजेन संधि के नाम से जानते हैं। साजेन संधि के साथ द्वारा क्या किया गया था कि यूरोप के देशों के बीच सीमाओं का अंत किया गया था, पार करेंगे, इन सब चीजों के लिए ये संधि की गई थी। तो आप ध्यान, 1940 योजना के तहत उन्होंने स्थापना की, फिर 1951 में पेरिस संधि लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने किसकी स्थापना की यूरोप और इस्पात, उन्होंने रोम संधि की, जिसके तहत इन्होंने किसकी स्थापना की यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय आणविक एवं ऊर्जा समुदाय की स्थापना की। साजेन संधि की द्वारा 5 में साजेन संधि, जिसके तहत क्या हुआ कि यूरोप के देशों के बीच में सीमाओं का अंत किया गया, ताकि वो लोग मिलकर आपस में क्या कर सके व्यापार कर सके, ठीक है। तो ये इन संधियों को तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अलावा और क्या है यूरोप संघ में। तो साजेन संधि के बाद हमें और क्या देखना है कि यूरोप संघ के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है भाई, किसी भी संगठन के सेम उद्देश्य होते हैं ना, कुछ याद ही कर लेना आप कॉमन सा, अगर याद ना आए पेपर में कि भाई हर एक संगठन का काम है। वैसे तो यूरोप संघ के उद्देश्य जो है वो ये हैं कि भाई जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में कृषि और उद्योगों का विकास करना, सभी के बीच में आपसी सहयोग का विकास करना, ठीक है। यूएनओ के नियमों के तहत अपना विकास करना, ठीक है, यूएनओ के नियमों का पालन करना, और गरीब और अमीर देश के बीच की खाई को कम करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास पर ध्यान देना। तो ये सारे यूरोप संघ के उद्देश्य हैं। इसके बाद तुमसे क्या पूछेगा बेटा कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताएं। मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आया पेपर में, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता क्या है कि भाई सबसे पहली विशेषता कि सबसे पुराना संगठन है, ये सबसे पुराना संगठन, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो आप कब से देख सकते हैं 1948 से इसकी स्थापना की शुरुआत देख सकते हैं। ओ शिट, एक चीज तो कराया ही नहीं भैया मैंने। बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे ये जो यूरोप संघ है उसकी स्थापना की बात की गई। तो यूरोप संघ की स्थापना कैसे हुई भाई, तो 1992 में बेटा मजिस्ट्रेट संधि पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोप संघ की स्थापना की गई, ठीक है, जिसको कब लागू किया गया, तो नवंबर 1993 में इसको लागू किया गया। अगर पूछेगा कि हस्ताक्षर कब हुए तो 1992 में, लागू कब हुए तो 1993 में। टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं 27 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, सदस्य देश। ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, तब इसके मेंबर्स बढ़ के 28 हो गए थे, लेकिन फिर ब्रिटेन 2020 में ब्रिटेन इस संगठन से बाहर हो गया, तो अब इसके संगठन वापस से कितने हो गए, वापस से इसके संगठन 27 ही हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या है, तो इसका अपना एक झंडा भी है, ठीक है, जिसमें 12 गोल्डन कलर के स्टार्स हैं। मैं अभी गिने चुने बना दे रही हूँ, पर वैसे कितने स्टार्स हैं, 12 गोल्डन स्टार्स हैं,
जो कि यूरोपीय देशों के एकता, अखंडता और समग्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, यूरोप संघ की स्थापना की भाई पहले मजिस्ट्रेट संधि पर हस्ताक्षर करके स्थापना की गई थी, फिर कब इसको लागू किया गया, फिर इसमें सदस्य देश कितने हैं, फिर इसका अपना एक झंडा भी है, इसके अलावा इसका अपना स्थापना दिवस भी है, इसका अपना राष्ट्रगान भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, यूरोप संघ के वो हैं मेन चीजें हैं। इसके अलावा इसका अपनी एक मुद्रा भी है। मुद्रा कौन सी है इसकी, अपना यूरो। ठीक है, तो ये सब देखना है। इसके अलावा और हमें क्या देखना है, तो यूरोप संघ के हमें उद्देश्य देखने और विशेषताएं देखनी है। तो उद्देश्य क्या क्या है इसके, कि भाई जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनका व्यापार पे ध्यान देना, सभी देशों के बीच में कृषि और उद्योगों का विकास करना, अमीर और गरीब देश के बीचों की खाई को कम करना, आर्थिक विकास पर ध्यान देना। ठीक है, यूएनओ के नियमों का पालन करना और उसके नियमों के अंतर्गत रह के ही विकास करना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना। तो ये सारे क्या है, यूरोप संघ के उद्देश्य है। इसके अलावा उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो भाई पेपर में आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि यूरोप संघ की विशेषताएं बताएं। तो विशेषताएं क्या है, तो पहला सबसे पुराना संगठन है। दूसरा क्या है इसका, समान राजनीतिक समरूपता है। समरूपता कैसे कह सकते हैं बेटा, कि जितने भी सदस्य देश हैं उन सबका एक ही झंडा है, जो यूरोप का झंडा मैंने आपको बताया, सबकी एक ही मुद्रा है, सबका एक ही राष्ट्रगान है, सबका एक ही स्थापना दिवस है। तो ये इसके बीच में क्या है कि भाई राजनीतिक समरूपता भी है इनके बीच में। और क्या है भाई, तो इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, मजबूत आर्थिक स्थिति मजबूत है इनकी काफ़ी। ठीक है, कैसे मजबूत है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोप संघ को देखा गया था। इसके अलावा जो कि अमेरिका के डॉलर को भी, अमेरिकी डॉलर से भी जो कई गुना ज़्यादा थी, मतलब लगभग 12,000 अरब डॉलर थी, 12,000 अरब डॉलर थी। इसके अलावा 2017 में भी ये इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो 17,000 अरब डॉलर थी। ठीक है, तो बहुत तेजी से ये क्या कर रहा है भाई, अपना आर्थिक विकास कर रहा है। इसके अलावा इसके पास विशाल सैन्य बल है, विशाल सैन्य बल। तो विशाल सैन्य बल आप किस आधार पर कह सकते हैं, तो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना जो है वो किसके पास है, यूरोप संघ के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में इनके पास स्थायी सदस्यता भी है, जो कि किसके पास है, फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी यूरोप संघ का एक अंग है तो फिर वो यूरोप संघ का ही माना जाएगा। तो यूरोप संघ के पास सुरक्षा परिषद की एक स्थायी सदस्यता है और इनके पास क्या है, एक वीटो पावर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती है, इस अंग को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इसके अलावा और क्या चीज़ देख सकते हैं हम, तो एक ये भी है कि भाई विश्व बिरादरी में हिस्सेदारी, विश्व में हिस्सेदारी कितनी है, तो अगर हम बात करें कि आर्थिक आधार पर हिस्सेदारी, तो अमेरिका से लगभग 3 गुना ज़्यादा की हिस्सेदारी किसके, यूरोप संघ की है। ठीक है बेटा, तो ये सारी क्या हो गई, यूरोप संघ की विशेषताएं हो गई। कि खामियां क्या क्या है, तो खामियां पे भी ध्यान देना होगा हमें। पहली खामी क्या है बेटा इसकी, पहली खामी तो ये है कि जो इसकी मुद्रा है, मुद्रा यूरो मुद्रा को केवल और केवल 19 देशों ने अपनाया है और 2 देश है, डेनमार्क और स्वीडन ने इसका बहिष्कार किया है। ठीक है, तो तुमसे ये भी पूछेगा कि विरोध किन देशों ने किया है इसकी मुद्रा का, तो इन 2 देशों ने किया है। दूसरा, ये अपना संविधान बनाना चाहता था, तो संविधान बनाने में विफल, क्योंकि किसी भी देश ने इसके संविधान बनाने के लिए सहयोग नहीं किया। मतलब बहुत कम देशों के वोट आए थे कि हाँ ठीक है, यूरोप संघ का भी एक अपना संविधान होना चाहिए, तो संविधान ज़्यादा देशों ने इसका सपोर्ट नहीं किया, तो संविधान बनाने में विफल रहा ये। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई यूरोप संघ के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपनी साझी विदेश नीति के लिए फेमस है, साझी विदेश नीति के लिए फेमस है। लेकिन जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देश स्वतंत्र व्यवहार करते हुए नजर आते हैं,
ठीक है। स्वतंत्र व्यवहार का मतलब क्या भाई, अगर साझी विदेश नीति है तो किसी भी एक मुद्दे पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा उठा है तो जितने भी सदस्य देश हैं वो सब उसके फेवर में होंगे या फिर उसके खिलाफ होंगे। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे 2003 में इराक के ऊपर अमेरिका ने क्या करा था, अमेरिका ने हमला करा था, तो यहाँ पे अमेरिका को ब्रिटेन ने सपोर्ट करा और बाकी लोग इसके विपक्ष में खड़े थे, जो यूरोप संघ के बाकी देश थे। तो इससे ये साबित हो गया कि भाई इनकी साझी विदेश नीति तो है लेकिन साझी विदेश नीति के जैसा ये लोग व्यवहार करते हुए नजर नहीं आते। तो ये यूरोप संघ की क्या है, विफलताएं हैं। अब इसके बाद हम अगले संगठन पे चलेंगे। ठीक है, अगला अंग है आपका आसियान। ठीक है, जितना यूरोप संघ महत्वपूर्ण है उतना ही आसियान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ना कोई तो अंग आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो अब आसियान की फुल फॉर्म क्या है भाई, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कौन से देशों का संगठन, दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण पूर्व में आते हैं उन देशों का ये संगठन है। ठीक है, एशियन रीजनल एसोसिएशन फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तुमसे पूछेगा भाई कि संस्थापक देश कितने हैं इसके, तो 5 संस्थापक देश हैं। कौन कौन से, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, इसके अलावा 5 अन्य सदस्य हैं। तो अगर पूछेगा कि यूरो आसियान में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स 10 हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, 5 संस्थापक और 5 अन्य। कौन कौन, ब्रूनेई दारुसलाम, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लास्ट वन है लाओस। ठीक है, तो ये टोटल इसके 10 सदस्य देश हैं। इसके अलावा और आसियान की और क्या है, तो एक है आसियान शैली। अब ये आसियान शैली क्या होती है, शैली का मतलब होता है वे, है ना, शैली का मीनिंग क्या हो गया, वे। तो एक काम करने का तरीका है ना, कि भाई हर एक जने का, हर एक ग्रुप का, संगठन का काम करने का अपना एक तरीका होता है। तो ऐसे ही आसियान का भी अपना एक काम करने का तरीका है। उसी को हम एक डेफिनेशन के तौर पर अगर देखें तो अनौपचारिक, अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी मेल मिलाप, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया है। इसे ही आसियान शैली कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, आसियान ने 1994 में आसियान मंच की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, आसियान मंच की, जिसको हम ARF भी बोलते हैं। ठीक है, एशियन रीजनल फॉर्म, एशियन रीजनल फॉर्म। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, आसियान के देशों की विदेश नीति का निर्धारण करता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है। और क्या करता है ये आसियान मंच, इसके अलावा भाई कोई भी देश, विश्व में कोई भी देश है वो अपने द्विपक्षीय मुद्दों को यहाँ पे जाकर सुलझा सकता है। तो आसियान मंच वहाँ पे एक तरह का मीडिएटर का काम करेगा। इसके अलावा 1994 में आसियान मंच हो गया। फिर 2003 में आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की थी। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ। अब आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला है आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा है आसियान सुरक्षा समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आसियान के प्रमुख स्तंभ है। इसके बाद और क्या पूछेगा आपसे, तो आसियान के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य क्या क्या है भाई इस संगठन के, तो इसका भी उद्देश्य वही है कि भाई साझा बाजार को स्थापित करना, साझा बाजार को स्थापित करना। इसके अलावा व्यापार के नियमों को तय करना, व्यापार
ठीक है। और क्या है, आर्थिक सहयोग पर ध्यान देना, सदस्य देशों का आर्थिक सहयोग करना, ठीक है। और क्या है इसके उद्देश्य, साझा बाजार, व्यापार, आर्थिक सहयोग, यूएनओ के नियमों के अंतर्गत यूएनओ के नियमों का पालन करना। इसके अलावा और क्या है कि भाई जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरीके से विकास करना, यही चीज़ है जो कि आसियान को बाकी संगठनों से अलग बनाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि भाई आसियान ये भी कहता था कि आसियान विजन 2020, आसियान विजन 2020 जिसके तहत वो ये कहता था कि भाई वो बहुमुखी होके निकलेगा, ठीक, बहुमुखी भूमिका निभाएगा। तो ये सारे क्या है आपके आसियान के उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आसियान संघ की मतलब प्रासंगिकता या फिर आप कह सकते हैं विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई, तो आसियान आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत तेज़ी से मतलब बहुत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहा है। इसके अलावा कि भाई आसियान ने जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में, जैसे कम्बोडिया है तो कम्बोडिया के विवाद को सुलझाया है, पूर्वी तिमोर के विवाद को इसने सुलझाया है। आसियान विजन 2020 के तहत इसने बहुमुखी भूमिका निभाने का जो वादा किया था कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उसने उसको भी पूरा किया है। और इसके अलावा बहुत तेज़ी से ये अपना आर्थिक विकास कर रहा है, तो ये आसियान की प्रासंगिकता है, ठीक है। इसके अलावा भारत और आसियान के संबंध हम आगे देखेंगे कि भैया भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण। तो भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं बेटा, तो भारत और आसियान के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। भारत आसियान का सदस्य भी बनना चाहता है, लेकिन भारत तो एशिया में दक्षिण में आता है लेकिन दक्षिण पूर्व में नहीं आता, तो इसलिए भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं बन सकता है। तो भारत क्या है, तो भारत आसियान +6 का मेंबर है। किसका मेंबर है, आसियान +6 का मेंबर है भारत। इसके अलावा भारत क्या क्या भूमिका निभाता है, तो भारत ने ये किया है भाई कि आसियान की सभी बैठकों में भाग लेता है, ठीक है। आसियान की जितनी भी बैठक होती है सभी बैठकों में भाग लेता है भारत। इसके अलावा भारत ने क्या करा, तो 2 देशों जो आसियान के सदस्य हैं, थाईलैंड और सिंगापुर से, थाईलैंड और सिंगापुर से द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की है, ठीक है। इसके अलावा हमने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी की भाई पूर्व की ओर देखो की नीति, जिसके तहत ये भी था कि भाई क्योंकि पूर्व के देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहे थे तो इसलिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया था, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चेंज कर क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, ठीक है। आज हम इसको किस नाम से देखते हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से देखते हैं। तो आसियान में भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भी जितनी भी बैठकें होती हैं उन सभी में भारत और आसियान के देश शामिल होते हैं, ठीक है। सभी बैठकों में भारत भाग लेता है और इन सभी तरीक़ों से भारत क्या कोशिश रहता है कि भाई उनके संबंध और हमारे संबंध अच्छे हो जाए। हमारे गणतंत्र दिवस पर भी आसियान के देशों को कई बार इन्वाइट किया गया है, ठीक है। तो ये हैं भारत और आसियान के संबंध। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सार्क है। सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी, तो भाई दिसंबर 1985 में हुई थी। अगर हम सार्क की फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके सदस्य देश कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। बाद में 2007 में इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो अफगानिस्तान भी वर्तमान समय में अब इसका सदस्य बन चुका है। भाई देखो सार्क क्या है, तो दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। तो इसके उद्देश्य क्या है, आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया के जो अधिकतर देश हैं वो या तो अल्प विकसित है या फिर विकासशील है, अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। अगर आपको ये नहीं पता है कि अल्प विकसित या विकासशील होते हैं, तो अगर हम विश्व को विकास के नाम पर बांटें तो 3 आधारों पर बांटा जाता है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित देश वे होते हैं जिनका विकास पूरी तरीके से हो चुका है और विकासशील वे हैं जो विकास की राह पर है, जैसे कि भारत। और अल्प विकसित वो जैसे कि जिनका भी विकास की शुरुआत हुई नहीं है, लाइक पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये जो सार्क है इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य है भाई साझा विदेश नीति बनाना, साझा व्यापार करना, ठीक है, साझे बाजार की स्थापना करना। क्योंकि आपको पता है कि भाई दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए उच्च जीवन स्तर को उठाना है ना, उच्च जीवन स्तर की ओर आगे बढ़ना, ठीक है, कल्याणकारी नीतियों को अपनाना,
यूएनओ के नियमों का पालन करना, यूएनओ के नियमों के तहत कार्य करना, ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य थे। इसके अलावा भी एक और चीज़ इसमें देखी गई थी कि जो उद्देश्य के अलावा कि भाई जो दक्षेश की जब स्थापना की गई थी तो साफ तौर पे ये कहा गया था कि दक्षेश में द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी भारत मतलब जब भी बैठक होती है सार्क की, तो उसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने की चेयर पे बैठे होते हैं और वहाँ पे हर बार वही होता है कि द्विपक्षीय मुद्दे उठ जाते हैं और फिर ये संगठन सही से काम नहीं कर पाता है। और यही एक इसका कारण है जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे से काम कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के अपने आपसी हित टकराने लगते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का विवाद खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद खड़ा हो जाता है। तो इन कारणों की वजह से जो दक्षेश है वो उतना सफल नजर नहीं आता है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई अगर हम इस चीज में सही नहीं हो पा रहे हैं तो हम एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि हम इसकी जगह पे नया एक और संगठन ले आते हैं जिसको हम आज साफ्टा के नाम से जानते हैं। साफ्टा क्या है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब आया था? तो 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे इसके लिए और 2006 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। 2006 में इसको लागू करने का मोटिव क्या था कि भाई अब हम जितने भी दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो क्या करेंगे, आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा आया था, लेकिन साफ्टा भी कुछ खास नज़र नहीं आता है, क्योंकि जब अगर हम इसमें बात करें प्रोडक्ट्स की सप्लाई की कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन पे कम से कम ट्रेड पे मतलब कम से कम टैक्स पे व्यापार किया जाएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध करवाए थे वो था भारत, जिसने 400 प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए थे। वहीं पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो केवल उसने 35 प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए थे और बाकियों के तो क्या ही कहने कि उन्होंने किसी 15, किसी ने 10, किसी ने 5। तो ऐसे में मतलब साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कोई भी जो सदस्य देश हैं इसके वो सार्क में या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण साफ्टा में सही ढंग से भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये संगठन है ये जितने अच्छे से इसको काम करना चाहिए था, जैसे बाकी संगठन कर रहे हैं, यूरोप संघ कर रहा है, आसियान कर रहा है, लेकिन उस तरीके से दक्षेश काम करता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे ये पूछेगा कि दक्षेश की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो वो हुई थी भाई बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे हम इसमें और ये देखेंगे कि भाई इसकी विफलता के कारण क्या है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं सार्क की विफलता के कारण। तो भाई देखो, कोई भी संगठन है वो आपसी सहयोग से चलता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कमी है वहाँ पे क्या है कि आपसी सहयोग की कमी है। किसकी कमी है यहाँ पे? आपसी सहयोग की। जो इसके सदस्य देश हैं वो आपस में सहयोग करते हुए नजर नहीं आते, सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नजर आते हैं, खास करके भारत के ऊपर कि जितने भी जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, ये भारत को इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि भारत ही इनका सभी तरीके से विकास करेगा। और फिर उसके बाद ये भारत पे आरोप भी यही लगाते हैं कि भाई भारत कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित कर लेगा, भारत कहीं ना कहीं उनके बाकी चीज़ों पर भी, ठिकानों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कमी क्या है इस संगठन में? आपसी सहयोग की कमी है। दूसरी कमी क्या है कि भाई इसमें साफ तौर पर जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये बोला गया था कि द्विपक्षीय मुद्दों को इसमें नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाता है कि जब भी इसकी बैठक होती है तो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दे हर बार इसमें अड़चन की तरह सामने आते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय व्यापार की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। मैंने आपको बताया कि साफ्टा की स्थापना की ही गई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो आया ही इसलिए था ताकि सदस्य देश फ्री मतलब व्यापार कर सके, कम से कम टैक्स हो पाए, लेकिन वहाँ पर भी कोई सही भूमिका नजर आई नहीं, क्योंकि किसी ने भी उतने अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी का भी अभाव है कि जो सदस्य देश है उनके बीच में कनेक्टिविटी की कमी है बहुत ज़्यादा। अगला मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा है कि भाई दक्षिण एशिया में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो है आतंकवाद। आतंकवाद की वजह से आप यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं कि नशा जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही है, उग्रवादी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे देश हैं जो कि भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है सार्क के सफल ना होने का। दूसरा मुद्दा क्या है कि बैठक की कमी, कि भाई कोई भी संगठन अच्छे से कार्य कब करता है? जब उसकी बैठकें हर साल हो, कंटिन्यू बना रहे, उसमें चर्चा हो, उन मुद्दों पर आपस में सहयोग हो, समझौते हो, तभी चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है कि सिर्फ लड़ाइयाँ और बहस ही होते हैं और बैठक भी सही से नहीं देखी जाती है। इसके अलावा और क्या है कि भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है इसमें, क्योंकि भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, लेकिन भारत को ही सहयोग की कमी पड़ जाती है कि भाई यहाँ पे कोई भी भारत को
सहयोग करता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये क्या है, सार्क के, ये क्या है, सार्क के विफलता के कारण है। ठीक, फिर ज्यादा थोड़ा लंबा खिंच जाएगा ना वीडियो। ठीक है, अगला क्या है, ब्रिक्स। तो भाई ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना भाई 2006 में हुई थी। अब ये ब्रिक्स वर्ड दिया किसने है? तो ये दिया है ब्राजील के अर्थशास्त्री जिम ओ ली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो बी फॉर ब्राजील। इसमें कौन कौन शामिल है भाई? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और 2009 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया, जिसके बाद इसमें एस और ऐड हो गया, नहीं तो इससे पहले ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारे इसमें सदस्य देश इसमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है विकसित और विकासशील देशों का समूह है, विकसित और विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि सीधी सी बात है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी का क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, है ना। बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी, ताकि भाई सदस्य देश आपस में बाजार को बढ़ावा दे सके, मतलब साझा बाजार की नीति को अपनाने के लिए। ठीक है, व्यापार को मजबूत करने के लिए। तो ये कुछ इसके मेन मोटिव थे जिसकी वजह से हम ब्रिक्स को देख सकते हैं कि ब्रिक्स आया था। इसके अलावा ब्रिक्स के जो बाकी उद्देश्य हैं वो बाकी संगठनों से इसको अलग कैसे करते हैं? तो यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज करने की बात की गई थी। यहाँ पे पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसका अर्थ क्या होता है? पीपल टू पीपल एक्सचेंज का अर्थ बेटा ये होता है कि कोई भी देश, अब क्या होता है ना कि सदस्य देशों के बीच में संबंधों को अच्छा करने का एक नया तरीका अपनाया गया है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज किया जाए, कि हमारे यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाए, दूसरे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आए। तो इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक, है ना, सांस्कृतिक तालमेल में वृद्धि होती है ना। इससे हमें पता चलता है कि हम जैसा उनके बारे में सोच रहे थे वो ऐसा नहीं सोच रहे थे, हमारे संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आती है इससे। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। तो ये एक नई चीज़ इसमें देखने को मिली है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज के थ्रू भी संबंधों को सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब हमारे यहाँ के जैसे कि कलाकार, है ना, हमारे यहाँ के कलाकार, हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, ये सब भी वहाँ पे मतलब आजकल अब जारी होने लगी है। तो इससे भी हमारे मतलब जो ये जितने भी देश हैं उनके बीच में मजबूती आएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रिक्स है, ये भी नया नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इससे कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, अगली बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम किसको देख सकते हैं? चीन को देख सकते हैं कि चीन एशिया महाद्वीप में बहुत तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र है और बहुत तेजी से विकसित हो भी रहा है। इसके कारण क्या है भाई? देखो, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो 1949 में चीन में क्या आई थी? माओ क्रांति आई थी। माओ क्रांति, माओ जेडांग के द्वारा यहाँ पे माओ क्रांति लाई गई थी, और माओ क्रांति के बाद फिर यहाँ पे साम्यवादी समाजवाद की स्थापना की गई थी। साम्यवादी समाजवाद की स्थापना की गई थी। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद की जब उस टाइम पे स्थापना की गई थी तो उसका उद्देश्य था कि भाई वो अपना विकास खुद ही कर लेंगे। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लिया था, पश्चिमी देशों के साथ संबंध खत्म कर लिए थे। थोड़े दिनों बाद इन्होंने यूएसएसआर से भी अपने संबंध खत्म कर लिए थे। इसके बाद थोड़े समय के बाद ही जो है इसकी नेगेटिविटी है वो दिखने लगी थी कि भाई कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन पर दिखने लगा था। जैसे कि इनकी कृषि जो है वो किस पे आधारित थी? पहले स्टार्टिंग में परंपरागत तरीके पर आधारित थी, जो कि धीरे धीरे कर क्या हो गई? परंपरागत तरीके पर आधारित होने की वजह से वो पिछड़ गई। ठीक है, क्योंकि बाकी विश्व में तो आप जानते ही हैं कि 1950 के बाद से बहुत तेजी से तरक्की होने लगी थी। वहीं चाइना ने 1950 के बाद से ही अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लिया था और ये कहा था कि हम अपना विकास खुद करेंगे, हमें पश्चिमी देशों से कोई लेना देना नहीं है। और उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि पहले इनकी कृषि व्यवस्था पिछड़ गई, दूसरी कि भाई इन्होंने अपने यहाँ पे किसी देश को इन्वेस्टमेंट करने नहीं दिया, दूसरों के यहाँ ये गए नहीं, तो उसकी वजह से इनके यहाँ पे विदेशी पूंजी की भी कमी हो गई।
तो विदेशी पूंजी की कमी हो गई, तो ये बड़े बड़े उद्योग भी अपने यहाँ पे नहीं लगा पाए। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि ने इनके यहाँ के जो इन्होंने अपनी जनता को बहुत सारे जो राइट्स दे रखे थे, जैसे कि इन्होंने अपनी जनता को बहुत सारी न्यूनतम सुविधाएं दे रखी थी जो कि विकसित देशों से भी काफ़ी अच्छी थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो उपलब्ध करा के दी हुई थी, धीरे धीरे करके वो भी पिछड़ गए। उसके पिछड़ने का कारण क्या था कि भाई एक तो जनसंख्या वृद्धि, दूसरा देश में विकास नहीं हो रहा था। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी तब चाइना को ये समझ में आ गया कि अगर जल्द ही उन्होंने कोई परिवर्तन की नीतियाँ या सुधारवादी नीतियाँ नहीं अपनाई तो चाइना की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो जिसके लिए उन्होंने क्या करा भाई, 1970 के दशक में और 1970 के दशक में और 1980 के दशक में कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, परिवर्तन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सुधारवादी नीतियों को अपनाया, सुधारवादी नीतियां अपनाई। अभी सुधारवादी नीतियां क्या थी, अगर मैं 70 के दशक की बात करूं तो सबसे पहली चीज 1972 में चाइना ने क्या करा भाई, एकांतवास की नीति को खत्म किया, एकांतवास की नीति को समाप्त किया। ठीक है, एकांतवास की नीति को समाप्त किया और इसके साथ ही इन्होंने अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया इन्होंने, मार्कर नहीं चल रहा है भैया। ठीक है, तो 1970 के दशक में क्या अपनाया गया, सुधारवादी नीतियां अपनाई गई। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या करी भाई, 1972 में इन्होंने एकांतवासी की नीति को समाप्त करके अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना की। फिर 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाया। तुमसे यही पूछेगा कि चाइना में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आधुनिकीकरण को अपनाया गया, तो चाउ एन लाई के नेतृत्व में अपनाया गया था। तो पहले इन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाया। फिर 1978 में जो यहाँ पे जो नेता थे देंग सियाओपिंग, उन्होंने क्या अपनाया, खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है कि भाई अब लोग इनके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे चाइना को क्या होगा, विदेशी पूंजी का लाभ हो जाएगा। फिर 1980 के दशक में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए, तो 1982 में इन्होंने कृषि का निजीकरण किया। ठीक है, इसके बाद 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है, और इसके बाद जब सभी देखो, पहले इन्होंने सुधारवादी नीतियां अपनाई, फिर उन्होंने चीज़ों का निजीकरण किया, और ये सब करने के बाद जब चाइना की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभल गई तो 2001 में इन्होंने क्या अपनाया, WTO की सदस्यता ले ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ले लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता से क्या हुआ कि चीन की वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, चीन की वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगिता था। WTO में तो आने के बाद प्रतियोगिता होना ही था, तो भाई इससे भी चाइना की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आ गया। तो अब तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि सुधारवादी नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को बताओ। तो सकारात्मक लाभ क्या हुए, चीन के यहाँ पे क्या क्या मतलब जो उन्होंने सुधारवादी नीतियां अपनाई थी तो उससे क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई। तो भाई कृषि व्यवस्था में सुधार आ गया। कृषि व्यवस्था में सुधार आने से क्या हो गया, ग्रामीण आय में वृद्धि हो गई। उसके अलावा उद्योगों में भी उन्होंने सुधार अपनाए थे, तो उद्योगों में वृद्धि हुई। उद्योगों में वृद्धि की वजह से क्या हुआ भाई, रोजगार भी आ गए। तो इस तरीके से चाइना ने बहुत तेजी से अपना क्या कर लिया, विकास कर लिया। ठीक है, और क्या क्या किया गया, इसके नकारात्मक पहलू क्या हुए भाई, सीधी सी बात है, जब हम कुछ सुधार देखते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हम पे पड़ते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि औद्योगिकरण को अपनाने से पर्यावरण को तो नुकसान होना ही होना है, तो पर्यावरण को नुकसान हुआ। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी आय में अंतर था कि भाई जितना लाभ शहरी लोगों को हुआ इस सुधारवादी नीति से, उतना लाभ ग्रामीण लोगों को नहीं हुआ। मशीनीकरण को ज्यादा अपनाने की वजह से वहां पे बेरोजगारी में वृद्धि और ज्यादा देखने को मिली। इसके बाद महिलाओं की काम करने की दशाएं अच्छी नहीं थी। तो ये सारी चीजें क्या है चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक से तो इतना ही पूछेगा। आगे जो हमें देखना है वो ये देखना है भारत और चीन के संबंध कैसे। तो भाई स्टार्टिंग में भारत और चीन के संबंधों की अगर मैं बात करूं तो वो इतने भी मतलब स्टार्टिंग में तो हमारे संबंध थोड़े अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुसार वो संबंध भी हमारे खराब हो गए। ठीक है, संबंध खराब होने के कारण क्या थे, तो कारण ये थे भाई
कि अगर हम बात करें 1950 के दशक की, देखो जब 1949 में चाइना में माओ क्रांति हुई थी तो भारत ही पहला देश था जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी थी। क्या दी थी? कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी थी। इसके बाद और क्या हुआ था हमारा कि भाई जब भारत ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी तो उस टाइम पे जो हमें सराहना करने वाला देश था वो चाइना ही था। लेकिन धीरे धीरे चाइना की जो असली रंगत थी वो सामने आ गई। कैसे? कि भाई जो वहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसका नाम क्या है, 1950 के बाद से वहाँ पे क्या हुआ कि तिब्बत के ऊपर उसने भारी रूप से कब्जा कर लिया। तिब्बत के ऊपर भारी रूप से जब कब्जा किया उसी टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि भाई भारत को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पे हमला हो चुका है तो हम पे भी डेफिनेटली होगा। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने इस बात की और गौर नहीं किया और क्योंकि उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बहुत बड़े स्तर पर दिया जाता था। लेकिन उसी दौरान 1950 में ही अपने एक मैगजीन के मैप में चाइना ने हमारे दो क्षेत्रों को, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को अपना बताया। तो तभी से हमारे बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस तनाव की स्थिति को कम करने के लिए 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब इसमें क्या थे, इसको पंचशील समझौते को क्या कहते हैं, तो आचरण के 5 नियमों पर हमने साइन किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं को बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो इस तरीके की बातें की गई थी जिससे तनाव को थोड़ा कम किया गया था। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि जिन क्षेत्रों को उसने दिखाया उन्हीं क्षेत्रों के लिए उसने 1962 में भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया और ये युद्ध लगभग 1 महीने चला और भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और इस युद्ध में भारत की बहुत गंदी वाली हार हो गई थी। और इस हार के बाद फिर हमारे जो संबंध थे वो पूरी तरीके से खराब हो गए। जैसे कि हमारे बीच में जो व्यापारिक संबंध था भारत और चाइना को बाय रोड हमारा रिलेशन था, जो कि सिल्क रूट के थ्रू हमारे बीच में व्यापार होता था, तो उस सिल्क रूट को बंद कर दिया गया। पूरी तरीके से हमने एक दूसरे से मतलब बातचीत भी बंद कर दी। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद 1976 में संबंधों में सुधार की बात की गई, जिसके लिए शुरुआत किसने की, तो चाइना के एक नेता थे, उन्होंने बोला 1976 में कि भाई अगर हम सीमा विवाद को लेकर चलते रहें तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, तो हमें सीमा विवाद को छोड़कर अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों की ओर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हमारी तरफ से राजीव गांधी जी मतलब चाइना की यात्रा पर गए, पहले प्रधानमंत्री थे जो चाइना की यात्रा पर गए, जहाँ पे हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुधारने की बात की गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना की यात्रा पर गए, जिन्होंने वहाँ पे सिल्क रूट को खोलने की बात की 2003 में। और उसी समय पे एक और बात की गई थी कि कैलाश मानसरोवर के लिए भी एक सुगम रास्ता बनाया जाएगा। इन सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी सिल्क रूट को ओपन नहीं किया गया था। इसके बाद हमारे देश के जो प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति जी, वो चाइना की यात्रा पर गए थे और वो स्पेशली इसलिए गए थे क्योंकि हमें मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना था। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इससे पहले चाइना ने 2016 में भी एक बार उसके खिलाफ में वीटो का इस्तेमाल कर चुके थे। और इस बार प्रणब मुखर्जी गए इसलिए थे ताकि हम चाइना को ये समझा सके कि भाई आप क्या कहते हैं वीटो पावर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिला था कि चाइना ने अपने जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करा था और हम मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित उस समय पे नहीं कर पाए थे। फिर फाइनली 2020 में फ्रांस ने जब इस मुद्दे को उठाया है तब जाके हम कहीं मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में सफल हो पाए हैं। इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी गए, जिसमें टूरिज्म मंत्रालय खोलने की बात हुई, भूकंप रोधी चीज़ों को सुधार करने की बात की गई। चाइना से कुछ लीडर्स आएंगे जो हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको सिखाएंगे कि भाई कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज देंगे, तो इन सब मुद्दों पर साइन किए गए। लेकिन अगर हम खराब संबंधों की बात करें तो हमारे चाइना के साथ संबंध उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने कि दिखाए जाते हैं। ज़्यादा खराब संबंध हमारे किस वजह से कि अगर देखा जाए तो पहला तो कि भाई उन्होंने अपने नक्शे में हम भारत के 2 क्षेत्रों को दिखाया, फिर उन्हीं क्षेत्रों को लेकर उन्होंने हमारे ऊपर युद्ध थोपा। उसके बाद पाकिस्तान को परमाणु संपन्न करने वाला राष्ट्र खुद कौन है, चाइना है। वहीं भारत के खिलाफ में हमेशा से उसने क्या कहा है कि भाई भारत परमाणु नीति मतलब भारत की परमाणु नीतियों का उन्होंने हमेशा से विरोध किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो हमारा पीओके क्षेत्र है उस क्षेत्र को इलीगल तरीके से चाइना को भी दे दिया 150 किलोमीटर के अंतर, तो ये भी एक विवादित मुद्दा है। इसके अलावा कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी युद्ध हुए हैं तो उसमें जो चाइना है उसने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चाइना हमेशा से भारत के विरोधी करता हुआ नजर आता है, जैसे कि NSG एक ग्रुप है,
NSG क्या है, जो कि 1974 में आया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका काम क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर्स वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन किया हो। अब आप जानते हैं परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, और भारत परमाणु अप्रसार संधि का क्या करता है? विरोध करता है। तो भारत तो इस पे साइन कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए तो आपको एनपीटी पर साइन करने पड़ेंगे। तो भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे कि बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इनके कहने पर हमें एनएसजी की सदस्यता मिल रही थी, लेकिन चाइना की वीटो पावर के इस्तेमाल की वजह से हमें वो सदस्यता भी नहीं मिल पाई। तो देख सकते हैं कि इस तरीके के भारत और चाइना के संबंध हैं। तो किसी भी देश के जो संबंध है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जहाँ खराब होते हैं तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को मिलकर उन पर समझौते करने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं एंड होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो कुछ अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।